हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हमने डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। तो बेसिकली जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं ये स्टैंडिंग वेव्स होती हैं हमारे पास। ये इस तरह की वेव्स होती हैं कि इनमें एनर्जी दो कन्फाइंड पॉइंट्स के दरमियान ही मेंटेन रहती है, उनसे आगे मूव नहीं करती एनर्जी। और उन दो पॉइंट्स जो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमेशा रहते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं इन बिटवीन दोज टू नोड्स जहाँ एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है, और उन पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव्स में ऐसे नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव्स में एनर्जी प्रोग्रेस कर रही होती है, आगे मूव करके जाती है। हर पॉइंट के ऊपर एक दफ़ा एक वेव के अंदर, कंप्लीट वेव के अंदर, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हर पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में ऐसा नहीं होता। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर सकते आप स्टेशनरी वेव्स में, लेकिन प्रोग्रेस वेव में आप ये काम कर सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं जी, ये बेसिकली ऐसी वेव्स होती है जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट। फिर सेकंड मेन डिफरेंस इनका ये है कि एक ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है इसमें हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बने हुए होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है हमारे पास इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। और थर्ड पॉइंट ये हमारे पास कि ट्रांसवर्स वेव में एक वेवलेंथ जो होती है वो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो कंप्रेशंस या कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वन वेवलेंथ के बराबर होता है। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वाइल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑब्जर्व कर सकते हो। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है उनको पोलराइज किया जा सकता है, लेकिन आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बीट्स बेसिकली तभी प्रोड्यूस होती हैं जब दो जो साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लाइक गिटार को किसी दूसरे गिटार के साथ सिंक्रोनाइज करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसकी जो वायर्स में टेंशन है जिसको मतलब आपने सेट करना है, ट्यून करना है, उसकी टेंशन जो आपके पास नॉन गिटार है उसकी टेंशन, वायर्स की टेंशन, जितनी टेंशन उसके अंदर क्रिएट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि टेंशन को बार बार सेट करके वाइब्रेशन जनरेट करवाएंगे। जब हमें कोई भी बीट सुनाई नहीं देगी तो इट मीन्स कि उन दोनों के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया है। तो हम ये समझ जाएंगे कि वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्यून्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेट करने पर उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस नहीं है, तो हमें कोई भी बीट सुनाई नहीं दे रही। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो बीट्स है ये काफ़ी यूज़फुल है इस सेंस में कि हम दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, टू वेव pulses traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass. What happens to the energy possessed by the waves? तो क्वेश्चन ये है जी कि जब दो वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करती है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो उस टाइम के ऊपर अगर वो टोटली एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एक दूसरे का इफेक्ट, तो उस एनर्जी के साथ क्या सिचुएशन होगी, और अगर वहाँ पर वो कैंसिल हो चुकी है तो उसके बाद क्या एनर्जी प्रोपिगेट करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आकर दोनों वेव्स मीट करेगी, उस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि उस मीडियम के उस पॉइंट की जो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट है, ना ही वो अपवर्ड होगी, ना ही वो डाउनवर्ड होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी वहां पे रुक जाएगी। जैसे ही टाइम आगे मूव करेगा, उस पॉइंट से वो दोनों वेव्स आगे निकल जाएगी, तो वो जैसे जैसे प्रोपिगेट कर रही थी वो वैसे वैसे प्रोपिगेट करती करती आगे चली जाएगी। सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ लाई कर रहा था, तो इसलिए उस पॉइंट की रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम मीन पोजीशन जीरो है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एनर्जी वहां पर खत्म ही होगी है। वहां से गुजरने के बाद वेव्स अपना अपना वही बिहेवियर लेकर आगे मूव करती रहेंगी। Question number 5. What are the conditions of constructive and destructive interference? Condition for constructive interference are the two waves are in phase. The initial phase of the waves at the origin must be same. Second is the path difference is either zero or an integral multiple of the wavelength of either wave, and it is d is equals to n times of the wavelength. And condition for destructive interference, the two waves are antiphase or out of phase. The path difference of the two waves is half wavelength, or the odd multiple of half wavelength. D is equals to 2n plus 1 into half wavelength. अब अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फॉलो करें और पाथ डिफरेंस हम हाफ वेवलेंथ का ही लेके चलें, तो हमारे पास, अगर आप ये ड्रॉ करें ना, ये जो केस है, और मैं इस वेव को, सेकंड वेव को अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये देखें हमारे पास ओरिजिन तो ये है ना, यहाँ से ओरिजिन ये है और यहाँ से ओरिजिन ये है, मीन्स कि जो जिसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। तो उस टाइम के बाद तो ये दोनों वेव सिमिलर बिहेवियर शो कर रही हैं, तो क्या इनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्लियर हो जाता है इस फिगर को देखते हुए, लेकिन पहला पॉइंट क्लियर नहीं होता। पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि इनिशियल एंगल ऑफ द वेव एट द ओरिजिन मस्ट बी सेम, यानी कि वेव्स का स्टार्टिंग पॉइंट जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वेव स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी कि पार्टिकल वाइब्रेट, दो पार्टिकल जिनको आप स्टडी कर रहे हो, वो वाइब्रेट किस पॉइंट से हो रहे हैं। ये जो वेव अपना एक ट्रफ कवर करके फिर से क्रस्ट के ऊपर आई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये ना हुआ ना जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनका इनिशियल फेज सेम होना चाहिए, यानी कि आप अगर उस वेव्स के साथ किसी और वेव को मिलाना चाहते हो, ये वेव नंबर 1 है हमारी, आप इसके साथ किसी और को मिलाना चाहते हो, ये वेव है, तो इससे पहले इट मीन्स या तो वो एक कंप्लीट वेव जितना डिस्टेंस कवर करके आई हुई हो, या दो कंप्लीट वेव जितना, यानी कि यहाँ से इस ओरिजिन वाले पॉइंट से उसका बिहेवियर बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे कि इस वेव नंबर 1 का बिहेवियर है, इससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर कंडीशन नंबर 1 ओबे कर रही होगी दो वेव, तो तब सेकंड कंडीशन की तरफ आपने मूव करना है। ठीक है जी, वरना फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे इन कंडीशंस को बनाते वक्त। और सेम फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है। आपने ये इनिशियल फेजेस के ऊपर काफ़ी फोकस करना है। आप जब इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको जो ये रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशन है, ये समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ माइट one can locate the position of nodes and anti-nodes in a vibrating string?
नोड्स बेसिकली वो वाले पॉइंट्स होते हैं जी जिनके ऊपर एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन की सेंस में बात करें तो पार्टिकल की वाइब्रेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग के ऊपर दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ का होता है। और सिमिलरली एंटी नोड्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, मींस कि उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। और हर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ का होता है। Question number 7. Is it possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी पार्टिकल हो उसकी मोशन से जो वेव्स हैं उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंस नहीं होती। पार्टिकल बेशक ट्रांसवर्सली मूव कर रहा हो, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे मूव कर सकते हैं ना। तो अगर वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आगे प्रोपिगेट कर रहे हैं तो उनकी वजह से डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव से हम साउंड प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और ये पॉसिबल भी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो सके। Question number 8. Why does a sound wave travel faster in solid than in gases? तो जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड कर रही होती है जी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू दी गैसेस। तो दैट्स वाई कि वो प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि एटम्स करीब करीब होते हैं तो इंफॉर्मेशन यानी कि एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो सकती है सॉलिड्स में। और गैसेस के एटम्स दूर दूर होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। इस वजह से जो साउंड होता है वो सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी से प्रोपिगेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. Why does the speed of sound wave in a gas change with the temperature? तो हमने रिलेशन इसका स्टडी किया हुआ है जी स्पीड ऑफ साउंड का। उसमें हमने देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। यहाँ पर हमारे पास ये जो साइन है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा स्पीड उस हिसाब से वेरी करेगी। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमने जो रिलेशन इसका ड्राइव किया था वो ये था कि हमारे पास किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड होगी साउंड वेव की वो बराबर होगी स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 मल्टीप्लाइड बाय दी टेम्परेचर। मीन्स कि आप जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जितना भी टेम्परेचर उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करें, उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करें और स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड, इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपको न्यू वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगी। Question number 10. Is it possible for two astronauts to talk directly to one another even if they remove their helmets? बेसिकली साउंड वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अल्टीमेटली आपको पता है मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और मैकेनिकल वेव्स की प्रोपिगेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ कोई ना कोई मीडियम हो। तो जब मीडियम नहीं होगा तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपिगेट नहीं कर सकती। तो विदाउट हेलमेट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एक दूसरे को सुन सकें या डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकें हेलमेट रिमूव करने के बाद, ठीक है जी। सो एज देयर इज नो मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे आर नॉट वेयरिंग देयर हेलमेट्स, सो दे कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू वन एंड अदर।
Question number 11. Estimate the frequencies at which a test tube 15 centimeter long resonates when you blow across its lips. तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये एज ए क्लोज ऑर्गन पाइप बिहेव कर रही है यहाँ पर, यानी कि एक एंड इसका क्लोज है और एक एंड इसका ओपन है। तो हमारे पास इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो हमने डिराइव किया हुआ, विच इज एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ वी ओवर 4L। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। एन की वैल्यू हमें पता है क्लोज आर्गन पाइप में सारे ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7, तो ये वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाएगा ये जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है जी।